सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। दृष्टांत न्यूज के खास कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, करीब 1 महीने बाद आप सबों से फिर मुखातिब हो रहा हूं। वजह बताता हूं। दरअसल दृष्टांत न्यूज के प्रधान संपादक अनूप गुप्ता जी की माता जी की तबीयत अचानक खराब हुई। केजीएमयू के शताब्दी अस्पताल में 18 दिनों तक जीवन मौत से संघर्ष करते हुए माता जी, जिन्हें हम दृष्टांत परिवार अम्मा कहते थे, परलोक सिधार गई। एक शोक का माहौल पूरे दृष्टांत परिवार में रहा। अब उस परिस्थिति से हम बाहर निकलकर एक बार फिर काम पर पूरी तरह से लौट आए हैं और हमें उम्मीद है कि आप अपना सहयोग और स्नेह हमें वैसा ही देंगे जैसा पहले प्रदान करते रहे हैं। आज अम्मा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम एक बार फिर चल रहे हैं देश और सूबे की सियासत की ओर और देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर बंद कमरे से लेकर सड़क तक क्या कुछ पक रहा है। तो दोस्तों, हमारे कार्यक्रम की अनुपस्थिति के दौरान तमाम बड़े घटनाक्रम रहे। पहलगाम कायर आतंकी वारदात के बाद भारत का पाकिस्तान में शानदार सर्जिकल स्ट्राइक, चुन चुनकर भारतीय सेना की ओर से आतंकियों को, पाकिस्तान के पनाहगारों को तबाह किया जाना। उसके बाद मान न मान मैं दुल्हा का चच्चा की तर्ज पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भारत पाकिस्तान सीज फायर में न केवल कूदना बल्कि शुरुआती दावा करना कि हमारी कोशिशों से ही दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ। हालांकि बाद में भारत की ओर से घोर आपत्ति दर्ज करने के बाद ट्रंप इस बात से मुकर गए। पूरे विश्व पटल पर भारतीय प्रतिनिधियों का भारत का पक्ष रखकर पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक जबरदस्त जीत हासिल करना वगैरह वगैरह। बात इस बात को लेकर भी हुई कि कांग्रेस टीएमसी नेताओं के साथ ओवैसी ने जिस तरह विश्व पटल पर पाकिस्तान को नंगा किया, राजनीति भी खूब हुई। सवाल इस बात को लेकर विवादों में लाने की कोशिश भी हुई कि आखिर कांग्रेस टीएमसी सरीखे दल विदेश में मोदी सरकार की इस कायराना हमला के बाद की गई कार्रवाई की जबरदस्त तारीफ की गई और उसी दल के मुखिया इस पूरे मामले को लेकर कैसे देश के अंदर अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। संसद के विशेष सत्र बुलाने की मांग तक हो रही है। चलिए, ये तो कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन पर हम आपके बीच वीडियो लाना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि हम आपके बीच नहीं आ पाए। लेकिन वक्त ऐसा रहा कि हम ऐसा कर पाने में असमर्थ रहे। लेकिन अब एक बार फिर नए सिरे से मुद्दों को आपके बीच लाने जा रहा हूँ। फिर एक नई कोशिश शुरू कर रहा हूँ। दोस्तों, दरअसल बहुसंख्यक विपक्षी नेताओं का ऐसा मानना है कि बिहार, बंगाल, गुजरात जैसे बड़े राज्यों के चुनाव से ठीक पहले ऐसे दुखद घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहें कि टीम मोदी, एक बड़ा अवसर तलाशने में जुटी है। पाकिस्तान पर हुए सर्जिकल स्ट्राइक को शानदार सफलता बताते हुए खुद प्रधानमंत्री अब तक दर्जनों रैली कर चुके हैं और बार बार ये ऐलान कर रहे हैं कि इस मंच से ऐलान कर रहे हैं कि पाकिस्तान को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अभी जंग थमा नहीं है। अगर पाकिस्तान की ओर से आतंकी वारदातों का नापाक अध्याय दोहराया गया तो अंजाम पाकिस्तान को भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी ने डंके की चोट पर यह कहा है कि अगर आतंकी देश में गोली चलाएंगे तो उसका जवाब गोला से दिया जाएगा। चाहे बात की जाए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की या फिर बात की जाए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, लगातार मंचों को साझा कर देश को इस बात का भरोसा देते नजर आ रहे हैं कि अब पहलगाम आखिरी गलती थी पाकिस्तान की और ऐसा दोबारा हुआ तो अंजाम भुगतने के लिए पाकिस्तान को तैयार रहना पड़ेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है, वहाँ के लोग हमारे हैं और एक दिन वो भी आएगा जब पीओके खुद कहेगा कि हम भारत का अभिन्न अंग हैं। चुनाव बीजेपी के लिए इसलिए मायने रखती है। मैं किस चुनाव की बात कर रहा हूँ? जी हाँ, आप समझ रहे होंगे, इस साल के आखिर में जो बिहार में चुनाव होना है।
क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश बाबू की पार्टी का केंद्र की मोदी सरकार को समर्थन हासिल है। अलबत्ता ये चुनाव किसी भी कीमत पर एनडीए को जीतना ही होगा, वरना यहाँ मामला अगर गड़बड़ाता है तो दिल्ली की सत्ता पर भी इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। और शायद यही वजह है कि पहलगाम अटैक का दंश झेलने के अगले दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम आलोचनाओं के बावजूद बिहार में नीतीश बाबू के साथ चुनावी मंच साझा करते नजर आए। हालांकि इस घटना के बाद जो सर्वदलीय बैठक हुए उसमें उनका न पहुंचना विपक्षी दलों के आलोचना का केंद्र रहा और अभी भी इस बात की आलोचना हो रही है। लेकिन बावजूद इसके प्रधानमंत्री लगातार सार्वजनिक मंचों से यह नैरेटिव गढ़ते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान को हमने उनके घर में घुसकर धूल चटा दी। अब आपने ये भी सुना होगा कि इंडिया ब्लॉक की ओर से कैसे विपक्षी दल पाकिस्तान के साथ सीज फायर को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। विपक्षी दलों में चाहे राहुल हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी हो, ममता बनर्जी हो, सबका ये कहना है कि ये एक ऐसा मौका था जब पाकिस्तान को पूरी तरह से सबक सिखाने की बजाय बीच में ही सीज फायर कर दिया गया, वो भी अमेरिका के दबाव में। बहुत सारे आरोप प्रत्यारोपों का दौर है। अब समझिए, क्योंकि इस पाकिस्तान फैक्टर का बड़ा असर बिहार में फिलहाल होता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि इसे भुनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। क्या कुछ सियासत चल रहा है, क्या कुछ सियासी मंच से बोला जा रहा है, या आप साफ तौर पर देख रहे होंगे। कांटे की टक्कर इस बार बिहार में होनी तय है। सूत्र तो यहाँ तक बताते हैं कि दिल्ली में चुनाव आयोग जिन पर्यवेक्षकों को बिहार में तैनात करने वाला है उसमें भारी तादाद उत्तर प्रदेश के नौकरशाही की होनी है और उनके दिल्ली में प्रशिक्षण का पहला चरण भी पूरा कर लिया गया है। दूसरा ये कि बिहार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की धुआंधार रैलियों की भी तैयारी चल रही है, रोड मैप तैयार किए जा रहे हैं। हालांकि ये दोनों नेता लगातार बिहार का दौरा भी कर रहे हैं, ये आप बेहतर जानते हैं। तीसरा ये माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी बीजेपी की बी टीम की तरह बिहार में इंडिया ब्लॉक को पटखनी देने के लिए लगातार काम कर रही है। यह भी एक नैरेटिव देखने को मिल रहा है। अभी और क्या कुछ सुनने में आता है ये तो आपको बताऊंगा। अब देखिए ना, चुनाव के पहले कई एजेंसियां ऐसी होती हैं जो अलग अलग तरीके से सर्वे करती हैं। ऐसा ही एक सर्वे आया है सी वोटर का, और इन तरह के ये जो सर्वे होते हैं इसमें जनता की खासी दिलचस्पी होती है। सी वोटर का नाम आपने सुना है। ये एक बेहतर चुनाव के पहले किए जाने वाले प्रेडिक्शन की एक एजेंसी है। इसने सर्वे किया है और ये बताने की कोशिश की है कि बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर किस नेता को जनता की सबसे ज़्यादा समर्थन हासिल है। इतना कुछ हो गया, लेकिन सर्वे का जो परिणाम है उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। हालांकि इसमें उतार चढ़ाव साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जनवरी फरवरी में जो सर्वे किया गया था और अब जो सर्वे आया है, लेकिन ये तय है कि तमाम तरह की गतिविधियां रही पूरे देश में, वक्फ कानून से लेकर मंदिर मस्जिद विवाद से लेकर पाकिस्तान फैक्टर के बावजूद बिहार की जनता की पहली पसंद राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव हैं। सी वोटर सर्वे बताता है कि करीब 40% लोग मानते हैं कि तेजस्वी यादव ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री के लिए सबसे बेहतर विकल्प हैं, जबकि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महज करीब 18% लोग ही अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। रही बात प्रशांत किशोर की, तो उन्हें करीब 16% लोग ही मुख्यमंत्री की रेस में पाते हैं और वो तीसरे पायदान में हैं। जबकि युवा नेता चिराग पासवान जो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि वो बिहार में चुनाव लड़ेंगे, और मीडिया में ये भी चर्चा आ रही है कि हो सकता है कि ये एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री पद के अगले दावेदार हों, उनको महज 11% लोग पसंद करते हैं बतौर मुख्यमंत्री। जबकि बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ये तो लोटिया ही गुल हो गई है। महज केवल 7% लोग ही मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें स्वीकार करने को तैयार हैं। यानी इतना कुछ सांप्रदायिक गतिविधियों के बावजूद बिहार के जनता पर अभी तक कोई बहुत बड़ा असर नजर नहीं आ रहा है। हालांकि आने वाले दिनों में क्या कुछ मुद्दा आता है, मसलन तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप की पत्नी विवाद या फिर इस तरह के कुछ और मुद्दे, कई मामले चल रहे हैं अदालत में लालू यादव परिवार के खिलाफ। हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसा फैसला आ जाए
सियासत है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, विधानसभा चुनाव जितना बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए के लिए ये बहुत जरूरी है, लेकिन इंडिया ब्लॉक से मिलने वाली चुनौती भी कम नहीं कही जा सकती है। दोस्तों अब देखिए ना, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का ये दूसरा मौका रहा जब वो बिहार के दौरे में गए और वहां किसी कार्यक्रम में उन्हें जाने से रोका गया। अंबेडकर छात्रावास राहुल गांधी इस रोक के बावजूद पहुंचे और जमकर सरकार को कोसा। ये भी तस्वीर हमने देखी, राहुल के बयान को भी हमने सुना। कई जानकार ये मानते हैं कि ऐसा करके नीतीश सरकार अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रही है, क्योंकि इससे राहुल गांधी की लोकप्रियता बिहार में बढ़ रही है। हालांकि हम आप चाहे जो बोले, एनडीए के भी कुछ रणनीतिकार ऐसे होंगे जो कुछ सोच कर ही ये फैसला ले रहे होंगे कि राहुल गांधी की ऐसी गतिविधियों पर विराम लगाया जाए। हो सकता है ये उनका रणनीतिक हिस्सा हो, लेकिन जानकार ये मानते हैं इसका नकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। बहरहाल बात वही है, चाणक्य नीति के मुताबिक किसी भी युद्ध को जीतने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनाना कोई गुनाह नहीं है। चलिए, जो होगा देखा जाएगा, मुकाबला दिलचस्प है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अभी बहुत सारे कहा जा सकता है कि सियासी दलों के रणनीति के अध्याय बाकी हैं। एक एक कर वो जब खुलेंगे, उसकी असली तस्वीर हम आपके सामने विश्लेषण के रूप में लाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर विश्लेषण हमारा अच्छा लगे तो इसे अपनों को शेयर करना ना भूलें। लाइक देंगे तो बेहतर होगा। और दृष्टांत न्यूज, जैसा कि मैंने बोला है, बेबाकी से जनता की आवाज़ बनकर आपके सामने आता है, निष्पक्षता के साथ सारा विश्लेषण लाता है। तो इसकी आवाज़ बनने के लिए दृष्टांत न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ कुछ और मुद्दों के साथ। नमस्कार।